नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसे उसने न्याय पत्र का नाम दिया। लेकिन कांग्रेस के घोषणा पत्र के सामने आते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र पर मुस्लिम लीग की छाप है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह मुस्लिम लीग बंटवारे की बात करती थी, देश में विभाजन की बात करती थी, कांग्रेस का यह घोषणा पत्र भी वैसी ही बातें करने वाला है। यद्यपि प्रधानमंत्री ने खुलकर और स्पष्ट रूप से बिंदुवार यह नहीं बताया कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहां विभाजन की बात लिखी है, कौन सा ऐसा बिंदु है, कौन सा ऐसा आश्वासन है, कौन सा ऐसा वादा है जो यह बताता हो कि कांग्रेस के घोषणा पत्र पर यानी कि कांग्रेस पर मुस्लिम लीग की छाप पड़ी हुई है। आइए पहले कांग्रेस के घोषणा पत्र जारी करने के समय कांग्रेस के कौन कौन से नेता मौजूद थे, उन्होंने क्या कहा, संक्षेप में ये जान लेते हैं। तो ये आपने देखा कि मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम दिग्गज न्याय पत्र नाम का अपना घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। अब इस न्याय पत्र के घोषित होने के चंद घंटों के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की अपनी चुनावी सभाओं में आरोप लगा दिया कि कांग्रेस का घोषणा पत्र विभाजन की बात करने वाला है, इस पर मुस्लिम लीग की छाप पड़ी हुई है। यद्यपि बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि शायद बीजेपी या नरेंद्र मोदी ने अब तक घोषणा पत्र पूरा पढ़ा भी नहीं होगा। अगर उन्होंने पढ़ा होता तो शायद बिंदुवार बताते कि कहां पर कौन सी बात ऐसी है जो मुस्लिम लीग की याद दिला रही है, उसकी छाप उसके घोषणा पत्र पर दिखाई दे रही है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री ने यह आरोप लगाया है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र पर मुस्लिम लीग की छाप है, तो इसकी विवेचना करना जरूरी है। जैसा कि कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन जयराम रमेश ने कहा है कि प्रधानमंत्री इतिहास नहीं जानते, इसलिए वे इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। और यह बात सही है, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री इतिहास जानते और पढ़े होते तो उन्हें यह मालूम होता कि जिस मुस्लिम लीग की छाप वे कांग्रेस पर बता रहे हैं, उस मुस्लिम लीग के साथ तो उनका पितृ संगठन जनसंघ और उसके संस्थापक प्रोफेसर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग की सरकार में शामिल रहे थे। अगर इतिहास जानते होते तो उन्हें मालूम होता कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के आदर्श पुरुष विनायक दामोदर सावरकर और उनकी हिंदू महासभा आजादी से पहले 3 प्रांतों की सरकार में मुस्लिम लीग के साथ शामिल थी। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। सावरकर की हिंदू महासभा और उसके तत्कालीन अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग के साथ सरकारों में शामिल थे। लेकिन इस बारे में बात करने से पहले मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा, इन दोनों के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सबसे पहले मुस्लिम लीग की बात। जिस मुस्लिम लीग की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, यानी स्वाभाविक तौर पर मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग का उल्लेख वे कर रहे हैं, उस मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। 1906 में ढाका में एक सम्मेलन हुआ उस वक्त के बड़े मुस्लिम नेताओं का, जिसकी सदारत उस वक्त की ढाका के नवाब समीउल्लाह खान ने। ढाका का यह सम्मेलन 30 दिसंबर 1906 को हुआ और अगले ही साल 1907 में कराची में इसका पहला अधिवेशन हुआ। तब औपचारिक रूप से मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और इसके अध्यक्ष बने आगा खान। अब बात करते हैं हिंदू महासभा की। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुई। मदन मोहन मालवीय इसके अध्यक्ष थे। बाद में 1930 के आसपास विनायक दामोदर सावरकर ने हिंदू महासभा की कमान संभाली। मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा भारत विभाजन के असली शिल्पकार ये दोनों ही संगठन थे। मोहम्मद अली जिन्ना और विनायक दामोदर सावरकर, ये दोनों लोग 2 राष्ट्र के सिद्धांत के प्रवर्तक थे। लेकिन यहां यह बताना जरूरी है
कि मोहम्मद अली जिन्ना से भी पहले हिंदू महासभा के नेता विनायक दामोदर सावरकर ने द्विराष्ट्र का सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया था। सावरकर तो 1923 में अपनी किताब हिंदुत्व में लिख चुके थे कि भारत में दो राष्ट्र रहते हैं, हिंदू और मुस्लिम, यानी हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग राष्ट्रीयताएं और ये एक साथ नहीं रह सकते। और इसके बाद सावरकर ने अगले अधिवेशनों में इसके बारे में बात करना शुरू की, यानी सावरकर ने 1937 में अहमदाबाद अधिवेशन में, हिंदू महासभा के अहमदाबाद अधिवेशन में बाकायदा द्विराष्ट्र का सिद्धांत प्रतिपादित किया। उसमें कहा कि भारत में दो विरोधी राष्ट्र रहते हैं, हिंदू और मुसलमान। ये जो भारत में दो राष्ट्र रहते हैं ये एक साथ नहीं रह सकते। यानी 1937 में औपचारिक रूप से द्विराष्ट्र के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले पहले व्यक्ति विनायक दामोदर सावरकर थे। इसके बाद उन्होंने 1938 में नागपुर अधिवेशन में भी इसे दोहराया। जिन्ना ने तो इसके बहुत बाद में दो राष्ट्र के सिद्धांत की बात की थी। जिन्ना ने मुस्लिम लीग के 1940 में लाहौर में हुए अधिवेशन में मुस्लिम राष्ट्र के नाम से राग अलापना शुरू किया और उसके बाद दिल्ली अधिवेशन में, यानी मुस्लिम लीग का जो दिल्ली में अधिवेशन हुआ, वहां विधिवत पाकिस्तान शब्द का उच्चारण हुआ। रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द दिया और उसके बाद दो राष्ट्र का सिद्धांत, दो अलग अलग देशों का मामला गरमाना शुरू हुआ। और हम सब जानते हैं सावरकर और जिन्ना के लगातार इस तरह के प्रयासों के बाद विभाजन की मांग बलवती हुई और हमारा देश दो टुकड़ों में बंट गया। एक राष्ट्र बना पाकिस्तान और दूसरा हिंदुस्तान। लेकिन अब आते हैं असली मुद्दे पर। जिस मुस्लिम लीग की छाप कांग्रेस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बता रहे हैं, उस मुस्लिम लीग के साथ सावरकर और बीजेपी का जो पितृ संगठन था पहले, भारतीय जनसंघ, उसके संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी का क्या रिश्ता था, उसके बारे में बात करते हैं। दरअसल में 1935 के आसपास अंग्रेजों ने, यानी ब्रिटिश सरकार ने, भारतीयों को सत्ता में भागीदारी देने की पहल की और तब प्रांतीय सरकारों के गठन के लिए भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ। इस अधिनियम के बाद जो चुनाव होना शुरू हुए विधानसभाओं के, प्रांतीय सरकारों के, उनमें कांग्रेस ने लगातार बहुमत हासिल किया। लेकिन 3 प्रांत ऐसे थे जहां पर मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने मिलीजुली सरकारें बनाई। ये 3 प्रांत थे बंगाल, सिंध और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत। और इन तीनों ही प्रांतों में मुस्लिम लीग के साथ हिंदू महासभा विधिवत सरकारों में शामिल हुई। बंगाल में सरकार थी फजलुल हक की और उसमें प्रोफेसर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा के कोटे से विधिवत मंत्री थे। दूसरी सरकार थी सिंध की और तीसरी सरकार थी उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत की। अब एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताते हैं। 1943 में सिंध की सरकार में मुस्लिम लीग ने अलग राष्ट्र की मांग का प्रस्ताव पारित किया और इस सरकार में हिंदू महासभा के लोग शामिल थे। उन्होंने सिर्फ औपचारिक रूप से विरोध किया। हिंदू महासभा के कोटे से सरकार में मंत्री थे, लेकिन किसी भी मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया। आइए इस मौके पर एक बात और आपको बताते हैं। जिस वक्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ और उसके बाद कांग्रेस पर अंग्रेज सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया, यानी कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राजनीतिक गतिविधियां पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई। उस वक्त बंगाल में जो भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, उसको काबू करने के लिए, उस पर जुल्म ढालने के लिए, उसे किस तरह रोका जाए, उस आंदोलन की कमर कैसे तोड़ी जाए, इसके लिए उस सरकार में, बंगाल सरकार में शामिल श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल के अंग्रेज गवर्नर को विधिवत चिट्ठी लिखी थी। बंगाल सरकार में मंत्री थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उन्होंने चिट्ठी लिखकर अंग्रेज सरकार को बताया था
कि किस तरह आंदोलनकारियों पर जुल्म ढाया जा सकता है, किस तरह इस आंदोलन को तोड़ा जाए, उसके लिए सलाह मशविरा देने वाले व्यक्ति हिंदू महासभा के नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर जिस मुस्लिम लीग की छाप होने का आरोप लगा रहे हैं, उस मुस्लिम लीग के उस वक्त के बड़े नेता मोहम्मद अली जिन्ना के साथ सावरकर वैचारिक रूप से कितने सहमत थे, इसकी बानगी और आपको बताते हैं। 1943 में विनायक दामोदर सावरकर अपने एक भाषण में कह रहे हैं कि मेरा द्विराष्ट्र सिद्धांत पर मोहम्मद अली जिन्ना से कोई मतभेद नहीं है, मैं और जिन्ना इस मामले में एक ही विचार के हैं। इसके अलावा जिस वक्त भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तब विनायक दामोदर सावरकर ने अपने पार्टी के, अपने संगठन के कानपुर अधिवेशन में कहा था, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि यह बहुत अच्छा मौका है, कांग्रेस पर इस वक्त प्रतिबंध लगा हुआ है, यानी कांग्रेस इस वक्त कोई भी सार्वजनिक और राजनीतिक काम नहीं कर सकती है, इसलिए मैदान खाली है। सावरकर अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि मैदान खाली है, आओ अपने राजनीतिक संगठन को आगे बढ़ाओ और कांग्रेस के न होने से जो जगह खाली है उसे भरने का काम करो और अंग्रेजों का साथ दो। सावरकर कानपुर अधिवेशन में, हिंदू महासभा के कानपुर अधिवेशन में कह रहे हैं कि आओ हम सब मिलकर अंग्रेजों का, अंग्रेज सरकार का साथ दें। और इसके अलावा जिस वक्त द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तब सावरकर अंग्रेज सेना में हिंदू युवकों की भर्ती कराने के लिए सैन्य परिषदें बना रहे थे, हिंदू युवकों को प्रेरित कर रहे थे, जगह जगह शहरों में अभियान चलाकर युवकों से कह रहे थे कि अंग्रेजों की सेना में भर्ती होकर अंग्रेजों का साथ दो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सचमुच इतिहास नहीं पढ़ते, इसलिए उन्हें नहीं मालूम कि उनके वैचारिक पुरखे विनायक दामोदर सावरकर और उनके पूर्व संगठन, उनके पितृ संगठन भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सत्ता में साझेदारी कर रहे थे और आजादी के आंदोलन में अंग्रेजों के साथ खड़े थे। इसके बावजूद अगर कांग्रेस के घोषणा पत्र में, कांग्रेस के न्याय पत्र में कोई ऐसा बिंदु है जिस पर मुस्लिम लीग की सचमुच में छाप दिखाई दे रही है, तो प्रधानमंत्री को उसका उल्लेख साफ साफ करना चाहिए कि घोषणा पत्र के किस हिस्से में, किस पेज पर कौन सी ऐसी बात है जो मुस्लिम लीग की छाप को बताने वाली है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।